हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ में। दोस्तों, यदि आप बिहार सिविल जज या एपीओ या जुडिशियल सर्विस से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जुडिशियल एग्जाम से संबंधित सभी वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 3 दंडों के विषय में धारा जो कि 53 से 75 तक में प्रावधान किया गया है। धारा 53 से 75 तक के एमसीक्यू को देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? जुर्माना, संपत्ति का संप्रहरण, मृत्यु, ये आपके धारा 53 में दंड के अंतर्गत आते हैं। आपका बी आंसर है। निर्वासन दंडों के विषय में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवन कारावास का अर्थ है। आजीवन कारावास का अर्थ संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए होता है। धारा व्याख्या देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53A के अनुसार पद आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवशेष जीवन के कारावास से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है से है। परंतु धारा 57 में जब जाएंगे हम लोग तो देखेंगे वहां पे कि जब आज गणना की जाती है तो वहां पे 20 वर्ष, धारा 57 के अंतर्गत इसको 20 वर्ष माना जाएगा। वैसे तो आजीवन कारावास का अर्थ संपूर्ण जीवन के लिए ही होता है, परंतु इसकी गणना जब की जाएगी तो धारा 57 में इसको 20 वर्ष माना जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है? जुर्माना एक मान्य प्रकार का, कोड़े मारना, दास्ता, आजीवन निर्वासन, ये सब पहले के थे, खत्म कर दिया गया। जुर्माना एक मान्य प्रकार का दंड है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे हैं मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास जो दो भांति का है, कठिन कारावास और साधारण कारावास, और संपत्ति का संहरण और जुर्माना। ये 5 प्रकार के इस समय दंड दिए जा सकते हैं धारा 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन मान्य दंड नहीं है? आजीवन कारावास, अर्थदंड, संपत्ति की जब्ती, काला पानी का आदेश। काला पानी का आदेश पहले दिया था, अब बंद हो गया है, तो आपका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्दों आजीवन निर्वासन से अभिप्राय है आजीवन कारावास से। भारतीय व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53A के अनुसार आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना कारावास इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत में समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकती है? तो धारा 55 के तहत समुचित सरकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों आती हैं। तो आजीवन कारावास की सजा को कम लघुकृत कर सकती हैं। केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी कर सकते हैं और राज्य में राज्यपाल जी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में भी 72 में और दिया गया है प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा समाधान की शक्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा? दोस्तों, दंड विधियों की जब भिन्नों की गणना की जाएगी तो आजीवन कारावास को धारा 57 के अंतर्गत सिर्फ 20 वर्ष माना जाएगा। यह आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ऊपर आजीवन कारावास को होल लाइफ माना गया था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, परंतु जब गणना की जाएगी तो धारा 57 के अंतर्गत आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। धारा 57 की व्याख्या को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 57 के अनुसार दंडाविधियों की भिन्न फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितने तक का जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम से जुर्माने के लिए दायी होगा वह रकम होगी असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो यह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि को 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम है, नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड न अदा करने पर कारागार की सजा रहेगी, 1/4 रहेगी। अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक, 1/4। मान लीजिए चोरी की सजा 3 वर्ष है और अगर कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो 3 वर्ष बाद 36 का 1/4 हो गया आपका, 9 महीने अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा उसको। व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अध्यारोपित कर सकती है। किसी भी भांति का धारा 66 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है के बारे में प्रावधान करती है? आपकी धारा ये है 67 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है तो अर्थदंड की अदायगी की व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी 4 माह की अवधि होगी। धारा 67 प्रावधान करती है। व्याख्या देखते हैं। 67 के अनुसार यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तब ऐसे जुर्माने की अदायगी में व्यतिक्रम होने की दशा में कारावास की अवधि, जबकि जुर्माने की धनराशि 50 रुपये से अनाधिक हो तब 2 माह से अनाधिक, एवं जबकि जुर्माने की धनराशि 100 रुपये से अधिक हो तो 4 माह की अनाधिक, तथा किसी भी अन्य दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगी। जुर्माने की रकम कितनी भी हो परंतु अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची 1 को नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर को चुनिए। MS जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला, महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला सामान्य आशय से संबंधित है। मैग्नाटन का बाद आपका दुराश्रय से संबंधित है। क्वीन बनाम कलिंग्स का बाद, देखते हैं आंसर डी है, ए का तीसरा है। MS जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र दुराश्रय से संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला बी का पहला है और सी का मैग्नाटन का बाद आपका चौथे उन्मत्ता से संबंधित है और क्वीन बनाम कालसिन का बाद प्रयत्न से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने यदि एक अपराधी को कारावास व जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया है तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि क्या होगी? तो कारावास की अवधि 6 माह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता जहां अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय हो वहां अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर कारावास होगा, साधारण कारावास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है। आर बनाम प्रिंस का वाद, मैग्नाटन का वाद, आर बनाम डडले बनाम स्टीफन का वाद है आपका आवश्यकता से संबंधित है। वीरेंद्र कुमार घोष सामान्य आशय से संबंधित है। सी का आपका चौथा हो गया, डी का आपका दूसरा हो गया, मैग्नाटन का वाद उन्मत्ता से, बी का तीसरा हो गया और आर बनाम प्रिंस का वाद दुराश्रय से संबंधित है। देखते हैं। आर बनाम प्रिंस दुराश्रय से हो गया, मैग्नाटन का वाद पागलपन से हो गया, आर बनाम डडले आवश्यकता से संबंधित, वीरेंद्र कुमार घोष सामान्य आशय से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय है हो अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास साधारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल आयोजन का परिणाम होता है दोष सिद्धि। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? धारा 73 एकांत परिरोध का और धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि के लिए दंड का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करने का है। केर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का वाद, नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश का वाद, विश्वनाथ महबूब शाह बनाम एम्परर का सम्राट का वाद। महबूब शाह बनाम सम्राट का वाद आपका सामान्य आशय से संबंधित है तो ए का हो गया आपका। केहर सिंह बनाम दिल्ली, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। दोनों सूचियों का सही सम्मेलन निम्न प्रकार है। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का बाद आपराधिक षड्यंत्र संबंधित है। नवाब अली उत्तर प्रदेश राज्य का बाद सामान्य उद्देश्य से और विश्वनाथ उत्तर प्रदेश का राज्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से। महबूब शाह का बाद सामान्य आशय संबंधित है। एकांत परिरोध अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? एकांत परिरोध अधिकतम 3 माह के लिए हो सकता है। 3 माह से अधिक एकांत परिरोध की सजा नहीं दी जाएगी। धारा 73 में प्रावधान किया गया है।
किसी भी दशा में 3 माह से अधिक नहीं होगी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन 23 है। तुकाराम बनाम महाराष्ट्र का राज्य मामला था आपका, मथुरा बालक संघ के संबंधित था, और ये नालिनी बनाम स्टेट का मामला आपका राजीव गांधी हत्या से संबंधित है। वीरेंद्र कुमार घोष का मामला आपका सामान्य जनरल एमएस वैद। तुकाराम का मथुरा बालक संघ होगा, ये का दूसरा हो गया, और ये बी का आपका हो गया चौथा, और सी का हो गया आपका पोस्टमास्टर की हत्या से संबंधित हो गया, और महाराष्ट्र बनाम सुखदेव का बाद आपका जनरल एमएस वैद के मामले से संबंधित हो गया। तुकाराम मथुरा बाला संघ के संबंधित है, राजीव गांधी वाला, और ये वीरेंद्र कुमार घोष का आपका पोस्टमास्टर की हत्या और सामान्य हत्या से संबंधित है। इसी को नरकुलवाद के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। वीरेंद्र कुमार घोष का मामला अति महत्वपूर्ण है, इसको कई नाम से भी जानते हैं। पहला पोस्टमास्टर की हत्या के मामले में, सिंधु नदी के वाद से, नरकुलवाद के और सामान्य से संबंधित बात, कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा समझना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा को समझाया गया है? एकांत परिरोध की परिसीमा को धारा 73 और 74 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समझाया हुआ है? डी है आपका 73 एवं 74 में। एकांत परिरोध, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध पर वर्धित दंड निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित किया जा सकता है? डी धारा 75 भारतीय दंड संहिता 1860 में। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1951 की धारा 21 में। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 79 में। उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व दोषसिद्धि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन वर्धित दंड है? धारा 75 के अधीन वर्धित दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्याय 4 साधारण अपवाद 76 से 106 तक में। दोस्तों 76 से 106 तक को अगले भाग में देखेंगे। नेक्स्ट भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्याय में से कौन एक अध्याय सामान्य अपवादों को उल्लंघित करता है? तो अध्याय 4 है जो आपका सामान्य अपवादों को बंधित करता है। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य से संबंधित है। धारा आपके 76 से संबंधित है। विधि की तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपराध के अंतर्गत आता है तो कोई दंड नहीं दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्यूरेट के सिद्धांत से तात्पर्य है कि विधि की जानकारी ना होना कोई माफी क्षम्य नहीं है। धारा 76 लैटिन सूत्र है को व्यक्त करती है कि जिसका अर्थ है कि तथ्य की भूल क्षम्य है परंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंशिया फैसिट एक्जिक्यूट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्जिक्यूट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अधीन तथ्य की भूल का आवश्यक तत्व नहीं है? विश्वास तथ्य अथवा विधि की भूल के कारण होना चाहिए। निम्न में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 76 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है अथवा बाध्य होने का विश्वास करता है। विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए। विश्वास सद्भाव से किया गया होना चाहिए। विश्वास विधि की भूल के कारण हो सकता है, ये तथ्य नहीं है 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को निम्नलिखित से संबंधित होना चाहिए, केवल तथ्य से संबंधित होना चाहिए। इस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए कार्य युक्ति तथा सद्भावना पूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बात तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है? तो तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित बात है आपका ये आर बनाम टाल्सन का, टीपीपी बनाम बियट का मामला, मतलब आर बनाम गोविंदा का मामला 200 और 300
मानववध और हत्या से संबंधित है। वासुदेव बनाम पेशुकावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए ने सद्भाव पूर्वक बी को एक ऐसा प्रेत समझा तथा ऐसी चोट पहुंचाया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये दोषी है एवं सदोष मानववध के लिए दायित्वधीन है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वे तथ्य की भूल के बचाव का दावा करने का अधिकारी है। ये आपका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि की अनिवार्यता कोई पित्त हेतु नहीं सूत्र का समावेश किया गया? धारा 76 में किया गया है। विधि की तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्नलिखितों में से किसने निर्धारित किया है कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षम्य नहीं की जा सकती है क्योंकि उसे जानने के लिए आवत है? वैली ने ये चीज़ कही है। किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंधित होना चाहिए। भूल को संबंधित होना चाहिए तथ्य से। अगर बचाव चाहिए तो तथ्य संबंधित होना, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 आपका, भारतीय न्यायालय का अधिकारी ए बाई को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने तथा सम्यक जांच के पश्चात ये विश्वास करके जेड बाई है जेड को गिरफ्तार करता है। ये ने कौन सी भूल की है? ये ने तथ्य की भूल की है। आंसर आपका ये सही है। एक न्यायालय का ऑफिसर एम को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात ये विश्वास करके या ही माँ है कोई आकर गिरफ्तार कर लेता है तो ए ने सदोष विरोध का अपराध किया है? नहीं, ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसने तथ्य की भूल की है। तथ्य का भूल का लाभ लेने का अधिकारी है। तो दोस्तों आगे के एमसीक्यू को अगले भाग में देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे सभी वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकें। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।